देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हम समझेंगे दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। वह व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है, जिनकी क्षमताएं प्राय तुलनात्मक होती है, उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिसमें दो विरोधी या प्रतिपक्षी ब्लॉक होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, इसे ही कहते हैं दो ध्रुवीयता। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होती है, बेसिकली दो महाशक्तियाँ होती हैं और जिनकी क्षमताएं एक दूसरे से तुलनात्मक करते हैं, मतलब दोनों की तुलना करते हैं हम, और दोनों ही जो महाशक्तियाँ होती हैं वो एक दूसरे को अपना शत्रु मानती हैं। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई थी। आपको मैं शीत युद्ध पहले ही समझा चुकी हूँ क्या था, जिसमें हमें ऐसा लगता है युद्ध होने वाला है लेकिन होता नहीं है। उसी में हमने पढ़ा था शीत युद्ध होता क्या है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो देश हैं जो कि शामिल थे शीत युद्ध में। अब देखिए, शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई थी। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरा सोवियत संघ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे बर्निल की दीवार। इसमें क्या था, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पूंजीवादी क्या होता है और साम्यवादी क्या होता है। पूंजीवादी वो होता है जिसमें जितने भी संसाधन हैं उस पर निजी लोगों का अधिकार होता है, और साम्यवादी जिसमें कि सरकार का अधिकार होता है। तो जो बर्लिन की दीवार थी, ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया में विभाजन दिखाती है। ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा इसकी लंबाई कितनी थी, ये 150 किलोमीटर लंबी थी। और ये कब तोड़ी गई थी, 9 नवंबर 1989 को ये तोड़ दी गई थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं CIS। CIS क्या होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। ये अच्छे से याद कर लीजिएगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों का संघ बना था। मतलब सोवियत संघ जब टूट गया था, विघटन यानी टूटना, उसके बाद 15 गणराज्यों का एक संघ बना था। इसमें से एक तो रूस था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोवियत संघ। सोवियत संघ के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य अस्तित्व में आया था। और सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, 15। मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें से एक रूस भी था। इसके अलावा देखिए, सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों के लिए किया गया था। और सोवियत संघ में आपको पता ही है कौन सी वाली व्यवस्था थी, साम्यवादी विचारधारा या व्यवस्था थी, यानी कि जितने भी संसाधन है उसमें सरकार का अधिकार था। और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए गणराज्य में निम्नलिखित देश थे। देखिए, ये अच्छे से देशों के नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन से देश थे। रूसी, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान। अब देखिए, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारक, मतलब सोवियत संघ महाशक्ति क्यों था। क्योंकि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में निम्नलिखित कारकों ने योगदान दिया। कौन कौन से ऐसे कारक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था थी, यानी कि इसमें भी कुछ अवस्था ऐसी थी जो बहुत विकसित थी। इसके अलावा यहाँ की जो संचार प्रणाली है, यह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेन पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा विकसित थी, और इसके अलावा यहाँ पे संचार की बहुत अच्छी और उन्नत प्रणाली थी। उसके अलावा यहाँ पे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद, ये सारी चीज़ें शामिल थी। ठीक है। इसके बाद आगे आप देखिए, जो सोवियत संघ है वहाँ पर क्या था, यातायात के साधन अच्छे थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इस इलाकों में भी लोग सुव्यवस्थित रूप से और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे, यानी आवागमन की अच्छी प्रणाली थी उसमें। इसके अलावा देखिए, सोवियत संघ में घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी थे, यानी अच्छे उद्योग थे, वो भी बहुत उन्नत थे। यहाँ पिन से लेकर कार तक की सभी वस्तुएं पाई जाती थी, यानी उद्योगों में सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल थी।
इसके अलावा ये मेन जितने हाइलाइट्स किए पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिक्षा संबंधी सुविधाएं, इसके अलावा बच्चों की देखभाल और यातायात की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें सोवियत संघ में उपलब्ध थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेनिन कौन थे। लेनिन थे, इनका पूरा नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। इनका जन्म कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और ये कौन सी पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इनकी पार्टी का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका जन्म, मृत्यु और पार्टी का नाम। अब देखिए, अक्टूबर 1917 में सफल रूसी क्रांति के नायक लेनिन ही थे। मतलब जो रूसी क्रांति सफल हो पाई थी, लेनिन की वजह से ही हो पाई थी। और ये यूएसएसआर के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। वह मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से देने में अत्यंत सफल रहे। यानी वो कौन से सिद्धांत को मानते थे? मार्क्सवाद के सिद्धांत को। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टालिन के बारे में। स्टालिन कौन थे? स्टालिन देखिए 1869 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1953 में हुई थी। और ये लेनिन के बाद आए थे। अभी हमने लेनिन पढ़े थे, इनके बाद ही आए थे। और ये सर्वोच्च नेता थे और राष्ट्र अध्यक्ष भी बने थे। इन्हें सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने 1924 से लेके 1953 तक नेतृत्व किया था, मतलब काम किया था। और इसी समय औद्योगिकरण बहुत अच्छे से हुआ था, यानी कि बहुत सारे कारखाने वगैरह इस्टेब्लिश हुए थे। इसके अलावा 1930 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही स्थापना के लिए जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि तानाशाही शासन के लिए कौन जिम्मेदार थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सोवियत प्रणाली क्या होती है? यह प्रणाली वह है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया था, यानी जिस वजह से सोवियत संघ का विकास हुआ था। सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी सब कुछ किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करती थी। मतलब ये जो दूसरी पूंजीवादी प्रणाली होती है उसमें तो निजी लोगों के पास होता है, लेकिन सोवियत प्रणाली में सब कुछ किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। अब सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी। आपसे पार्टी का नाम पूछ सकते हैं, कौन सी पार्टी थी? साम्यवादी। अब देखिए, अर्थव्यवस्था योजना पद और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी ही जाएगी। सबसे पहली है समाजवादी व्यवस्था थी इसमें। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्श और समतावादी समाज पर निर्धारित थी। ये पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के बिल्कुल विरुद्ध थी, ये अच्छे से कर लीजिएगा। और सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया गया था। यानी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी मेन इसमें जो थी। इसके बाद देखिए सोवियत, इसमें वही मैंने आपको जो बताया कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये अच्छे से योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। इसके अलावा देखिए सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। और ये हमने पहले भी पढ़ा है। संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी इसकी, और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, और बेरोजगारी बिल्कुल भी ना के बराबर थी यहाँ पे। लेकिन आपको पता ही है, जिस चीज़ की खूबियाँ होती हैं उसकी कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था। यानी ज़्यादातर जो भी था साम्यवादी दल के शासन कौन करते थे? साम्यवादी दल के नेता और नौकरशाही नियंत्रण। इसके अलावा इसकी क्या कमियां थी? आम नागरिक शासन साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकते थे, आम लोग, क्योंकि सब कुछ किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। तो जो भी डिसीजन लेती थी सरकार लेती थी, आम जनता उसका कुछ भी विरोध नहीं कर सकती थी। नागरिकों का जीवन बहुत कठिन था और नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छा जीवन बिताते थे। साम्यवादी दल और शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में था, तो जनरली अपनी शक्तियों का वो दुरुपयोग करती थी। इसके अलावा इसी वजह से लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। यानी कि लोगों का आक्रोश यानी कि गुस्सा, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया था। और सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। यानी जो भी लोगों की इच्छाएं थी उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा नेक्स्ट है, शासन की सारी शक्ति रूस में ही केंद्रित थी, जबकि 15 गणराज्यों में से एक था। मतलब ज़्यादातर शक्तियाँ कौन से देश के पास थी? रूस के पास थी।
जबकि ये 15 गणराज्यों में से सिर्फ एक था।